हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। जैसे कि आप जानते हो, साइंस एक्सप्लोर्ड में आपको हमेशा से नए नए टॉपिक्स सिंपल और इजी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। और मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि बायो से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। अगर आपको भी बायो सब्जेक्ट से कोई टॉपिक मेरे साथ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए, आने वाले नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज हम कोलाइटिस के बारे में जानकारी लेंगे। कोलाइटिस ये एक डिसीज है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन पे सूजन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलॉन भी कहा जाता है। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन की। ये लार्ज इंटेस्टाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला है असेंडिंग कोलॉन, दूसरा रहेगा ट्रांसवर्स कोलॉन, नेक्स्ट डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन और लास्टली यहाँ पे रेक्टम रहेगा। तो ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो कोलाइटिस इज अ स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि आपको पता होगा, कोलॉन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है जहाँ फूड की जर्नी स्टॉप हो जाती है। वैसे तो मैक्सिमम फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है और यहीं से न्यूट्रिएंट ब्लड में भेजे जाते हैं और बचा हुआ मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो बाद में इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्सॉर्प्शन होता है और यहीं पे विटामिन के और विटामिन बी प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलोनिक बैक्टीरिया जो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और फाइनली यहीं पे फीसेस जो वेस्ट मटेरियल है ये प्रोड्यूस किया जाता है और इस रेक्टम के तरफ भेजा जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो कुछ समय तक इस रेक्टम में स्टोर किया जाता है और फाइनली एनस से, जो रेक्टम के नीचे वाला पोर्शन रहेगा, उस एनस से बॉडी से बाहर भेजा जाता है। ये तो हुई नॉर्मल डाइजेशन की प्रोसेस। बट इस लार्ज इंटेस्टाइन पे सूजन आ जाने से डाइजेस्टिव प्रोसेस का जो एंड है वो पेनफुल होगा। मतलब पेशेंट को वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर भेजते समय बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसे डायरिया भी हो सकता है या फिर फीसेस के साथ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसके साथ ब्लड भी रिलीज हो सकता है। कुछ टाइप के कोलाइटिस ये शॉर्ट लाइव होते हैं और ये इजीली ट्रीट भी हो जाते हैं, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाता है तो कुछ समय के बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। और कुछ टाइप के कोलाइटिस ये क्रोनिक होते हैं जिसे ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज। अभी हम जान लेते हैं कि कोलाइटिस ये क्यों होता है। ये डिसीज वायरस या पैरासाइट के इन्फेक्शन से हो सकता है या फिर बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग से भी ये डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड कारण है क्रॉन डिसीज। मतलब ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से भी ये डिसीज हो सकता है। नेक्स्ट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। जब किसी की इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल काम करेगी जिससे लार्ज इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे अल्सर प्रोड्यूस होंगे, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाया तो भी कोलाइटिस होने के चांसेस होते हैं, जिसे इशेमिक कोलाइटिस कहा जाता है। हार्मफुल रेडिएशन से भी कोलाइटिस हो सकता है, जो है रेडिएशन कोलाइटिस। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कोलाइटिस होने के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉजेज ऑफ कोलाइटिस इज अननोन। अभी इस डिसीज के सिम्टम्स समझ लेते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला जो सिम्टम है वो है एबनॉर्मल पेन। तो पेट में एबनॉर्मल पेन होगा। ब्लॉटेड स्टमक, मतलब फूला हुआ पेट, तो पेशेंट को पेट ये फूला हुआ वो महसूस करेगा। नेक्स्ट रहेगा डायरिया, म्यूकस और ब्लड इन यूर पॉप, तो वेस्ट मटेरियल के साथ ब्लड भी रिलीज हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और इस वजह से पेशेंट का वेट भी कम हो जाएगा। एक्यूट कोलाइटिस में नौशिया, वोमिटिंग,
फीवर, ऐसे कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। और क्रोनिक कोलाइटिस में इस केसेस में फटीग, एनीमिया, डिहाइड्रेशन, ऐसे कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। अभी हम कोलाइटिस के कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोलाइटिस के 3 टाइप्स दिए हैं। पहला जो है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे यूसी कहा गया है। नेक्स्ट है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, दैट मीन्स पीसी। और इशेमिक कोलाइटिस, जिसे आईसी कहा जाता है। तो अभी हम इन तीनों को ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे अल्सर्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज भी कहा जाता है। ये डिसीज लाइफ लॉन्ग डिसीज है, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन पे सूजन आएगी और अल्सर से ब्लीडिंग भी हो सकता है। ये जनरली रेक्टम में स्टार्ट होके कोलॉन में फैलने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है रेक्टम, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये ऐसे कोलॉन की तरफ फैलने लगता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सभी टाइप में से कॉमनली डायग्नोस्ड होने वाला कोलाइटिस है। ये जनरली पर्सन के इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से होता है। अब ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है, इसके बेसिस पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ टाइप्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो इन सारे टाइप्स को अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस का पहला टाइप, जो है अल्सरेटिव प्रोटेक्टिस। इसमें एनस और रेक्टम में सूजन आती है और यहाँ से ब्लीडिंग होता है। तो यही इसका सबसे बड़ा साइन हो सकता है। दूसरा जो टाइप है वो है प्रोक्टोसिग्मोइडाई। इसमें रेक्टम और कोलॉन का जो लोअर पोर्शन है, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे कहा था सिग्मोइड कोलॉन। तो इसमें रेक्टम और सिग्मोइड कोलॉन ये पार्ट अफेक्ट हो जाता है। इसमें ब्लडी डायरिया, पेट में क्रैम्प एंड पेन और वेस्ट मटेरियल पास करने में तकलीफ, ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का टाइप है वो है लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस। इसमें कोलॉन की पूरी लेफ्ट साइड अफेक्ट होगी और इसमें भी सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट जो टाइप है वो रहेगा पैनकोलाइट्स। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफन अफेक्ट द एंटायर कोलॉन। तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा जो कोलॉन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो अफेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, और इसमें सिम्टम्स रहेंगे ब्लडी डायरिया दैट मे बी सीवियर। तो ये सीवियर हो सकता है। एब्डोमेन पेन रहेगा, क्रैम्प रहेगा, फटिगनेस रहेगा और उस पेशेंट का वेट लॉस भी हो जाएगा। तो ये हुए सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के टाइप। अभी हम देखेंगे कोलाइटिस का जो दूसरा टाइप है, जो कि है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जिसे हमने पीसी कहा था। ठीक है, ये कोलाइटिस होने का सबसे बड़ा रीजन है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाइज बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अगर ये जो बैड बैक्टीरिया है, ये अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ओवर ग्रोथ करता है, तब जाके पेशेंट को सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगा। अब इस बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ क्यों होती है? सो दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मली लिव्स इन द इंटेस्टाइन, बट इट डज नॉट कॉज प्रॉब्लम बिकॉज इट इज बैलेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया। मतलब इन्होंने क्या कहा है, ये जो बैड बैक्टीरिया है, ये वैसे तो हमारे इंटेस्टाइन में रहता ही है, नॉर्मली ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, बट ये कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इन बैड बैक्टीरिया को बैलेंस करता है। बट सर्टन मेडिकेशन, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, में डिस्ट्रॉय हेल्दी बैक्टीरिया। तो जब पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक्स कोई लेता है, तो ये जो गुड बैक्टीरिया है, ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है, ये हेल्दी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इस वजह से ये जो बैड बैक्टीरिया है, ये बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा और इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन ये अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस अगर किसी को हुआ है तो उनके बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो वो रहेगा वाटरी डायरिया, स्टमक क्रैम्प, पेन, फीवर, पस और म्यूकस इन द स्टूल। जो वेस्ट मटेरियल है उससे म्यूकस या फिर पस रिलीज हो सकता है।
नौशिया और डिहाइड्रेशन। तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि वाटरी डायरिया है तो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होने के वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, उसके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये होगा सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब कोलाइटिस का हम देखेंगे दूसरा टाइप, जिसका नाम है इशेमिक कोलाइटिस, जिसे हमने आईसी कहा था। Ischemic colitis occurs when blood flow to the colon is suddenly cut off or restricted। तो जब किसी रीज़न से लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ जो ब्लड जा रहा है वो अगर सडनली स्टॉप हो जाए तो पेशेंट को इशेमिक कोलाइटिस हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स कैन बी रीज़न फॉर सडन ब्लॉकेज। और ये जो ब्लड स्टॉप हो गया है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाना, तो इसका रीज़न उन्होंने क्या बताया है? उसका रीज़न बताया है ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट हो जाने से लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ नॉर्मली ब्लड फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, एथ्रोस्क्लेरोसिस और बल्जिंग अप ऑफ फैटी डिपॉजिट्स इन ब्लड वेसल्स। अब एथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है? तो इस डायग्राम में देखिए, ये है हमारे ब्लड वेसल। तो पहली जो डायग्राम है ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। दूसरी जो ब्लड वेसल है वहाँ पे ब्लॉकेज आए हैं, जिसे प्लग कहा गया है, जो कि फैटी डिपॉजिट होता है, फैटी सब्सटेंस होता है। तो बॉडी में जब फैट बढ़ जाता है तब ये ब्लड वेसल के इस वॉल पे जाके चिपक जाता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, इशेमिक कोलाइटिस क्यों हुआ है? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हमने इशेमिक कोलाइटिस कहा था। और इशेमिक कोलाइटिस होने का क्या रीज़न है? ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट अगर किसी नॉर्मल ब्लड वेसल में हो जाता है तो उसको कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस ये रीज़न हो सकता है इशेमिक कोलाइटिस का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इशेमिक कोलाइटिस होने के कारण दिए हैं। तो सबसे पहला जो कारण रहेगा वो रहेगा वेस्कुलराइटिस, मतलब ब्लड वेसल में सूजन। तो जो ब्लड वेसल लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उस ब्लड वेसल में सूजन आ जाती है तो पेशेंट को इशेमिक कोलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा डायबिटीज़, कोलोन कैंसर, डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस, हार्ट फेल्यूर, ब्लॉकेज एंड इंजुरी। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिनके कारण अगर लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल है वो अगर ब्लॉक हो जाती है, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तभी जाके पेशेंट को इशेमिक कोलाइटिस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ सिम्टम्स दिए हैं इशेमिक कोलाइटिस के, जो कि है पेन, टेंडरनेस और क्रैम्प इन योर बेली। मतलब पेशेंट में सडनली जो बेली है, जो पेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। नेक्स्ट, जब वो स्टूल पास करेगा, मतलब जब वो वेस्ट मटेरियल पास करेगा, तो पेशेंट के वेस्ट मटेरियल के साथ ब्राइट रेड और मरून ब्लड बॉडी के बाहर निकलेगा। फीलिंग ऑफ अर्जेंसी टू मूव योर बॉवेल। तो पेशेंट को ऐसे फील होगा कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको फास्टली बॉडी से बाहर फेंकना है, तो ऐसी कुछ फीलिंग उसको आएगी। उसके बाद रहेगा डायरिया एंड नौशिया। तो ये हुए कुछ बेसिक सिम्टम इशेमिक कोलाइटिस के। नेक्स्ट जो कोलाइटिस है वो है एलर्जिक कोलाइटिस। एलर्जिक कोलाइटिस अफेक्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ एंड ऑल्सो जो काउ मिल्क ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन बेबीज़ को ये कोलाइटिस होने का ज़्यादा चांस होता है। इसमें बेबी की इम्यून सिस्टम काउ मिल्क के प्रोटीन पे ओवर रिएक्ट करती है, और इस कारण बेबी के कोलोन पे सूजन आती है। एंड द कंडीशन ऑल्सो इम्प्रूव्स विथ अ पासिंग टाइम। बट ये कंडीशन जैसे जैसे टाइम पास होगा वो वैसे वैसे बेबी का जो कोलोन है वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जो कोलाइटिस का टाइप है वो है इन्फेक्शन कोलाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल, पैरासिटिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कभी कभी कुछ वायरसेस, पैरासाइट या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कोलोन के ऊपर सूजन आएगी और पेशेंट को इन्फेक्शियस कोलाइटिस हुआ है ऐसे हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन से ये कोलोन हुआ है। साल्मोनेला एंड एस्क्रिशाई कोलाई आर कॉमन कॉज। तो जनरली ये जो दो बैक्टीरिया है यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है इन्फेक्शियस कोलाइटिस का। मोस्ट पीपल गेट इट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। और ये जो बैक्टीरिया है वो जनरली कहाँ से आएगा? जो भी कंटेमिनेटेड पानी या फिर कंटेमिनेटेड फूड खाएगा, मतलब जिस फूड में ये बैक्टीरिया है, ऐसा अगर फूड कोई कंज्यूम करता है तो उस पेशेंट को इशेमिक इन्फेक्शियस कोलाइटिस हुआ है ऐसे हम कहेंगे।
कहेंगे। इट इज़ यूजुअली टेम्पररी, तो ये टेम्पररी कंडीशन है क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा बॉडी की इम्यून सिस्टम इन सारे बैक्टीरिया को किल कर सकती है। बट सम पीपल मे नीड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट सर्टन इन्फेक्शन, तो कुछ इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए कुछ पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ सकता है। तो ये हुआ इन्फेक्शियस कोलाइटिस। नेक्स्ट है रेडिएशन कोलाइटिस। इट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, मतलब ये कोलाइटिस क्यों होता है, जब कभी कोई पेशेंट कैंसर के अगेंस्ट कोई रेडिएशन थेरेपी लेता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन पे इसका अफेक्ट हो जाएगा और उस टाइम लार्ज इंटेस्टाइन पे सूजन आ जाएगी और ऐसे कंडीशन को, ऐसे कोलाइटिस को हम रेडिएशन कोलाइटिस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली टेम्पररी, बट ये कंडीशन टेम्पररी है, बट सम पीपल डेवलप लॉन्ग टर्म सिम्टम, बट कुछ पेशेंट में इसके सिम्टम बहुत दिनों तक दिखाई दे सकते हैं। तो ये कोलाइटिस रहेगा रेडिएशन कोलाइटिस। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज, दैट मीन्स IBD आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन कोलन। मैंने पहले ही कहा था ये क्रोनिक कंडीशन है, दैट मीन्स इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज। दे इंक्लूड अल्सरेटिव कोलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस एंड क्रॉन डिसीज। तो ये सारे कंडीशंस, मतलब यहाँ पे अल्सर भी हो सकते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन पे, तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीजेस के। दिस कंडीशन डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉज, डॉक्टर बिलीव दे आर टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज, बट एक्चुअली ये डायरेक्टली किसी रीज़न से नहीं होता है, बट डॉक्टर का कहना है कि ऑटो इम्यून डिसीज ये हो सकता है, मतलब किसी की अगर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करती है तब जाके ये IBD जो है इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज उस पेशेंट को हो सकता है। अभी हम देखेंगे एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट। तो अगर किसी को कोलाइटिस हुआ है तो डॉक्टर कौन सी टेस्ट पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। सो फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट के सिम्टम्स, यही सबसे बड़ी टेस्ट है कोलाइटिस की। बट इसके अलावा भी डॉक्टर कुछ टेस्ट पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, MRI ऑफ एब्डोमेन, स्टूल कल्चर, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसका कल्चर लेके लैब में भेजा जाता है और वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है कि उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट है या नहीं। तो ये कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होती है कोलाइटिस के। ऑल्सो डॉक्टर कभी कभी सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोस्कोपी ये टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। इस टेस्ट में फ्लेक्सिबल ट्यूब एनस थ्रू बॉडी में डाली जाती है और कोलोन की जांच यहाँ पे की जाती है। तो ये कुछ टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। तो डिपेंड है कि पेशेंट को कौन से टाइप का कोलाइटिस हुआ है। तो जो भी हमने टाइप्स देखे हैं उन टाइप्स के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कौन सी टेस्ट रिकमेंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा आज का पूरा टॉपिक। आज हमने कोलाइटिस के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।